अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी में सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस पढ़ेंगे, देन हम स्टमक पढ़ेंगे, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो सीरीज वाइज पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ईसोफेगस है, इसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ लेते हैं। अब डिस्फेजिया किसे कहते हैं? डिस्फेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी टू swallowing। अगर हम कोई भी चीज़ निगलें और उसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। उसकी तस्वीर ये दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हमें निगलने में पेन हो तो उसे हम कहते हैं ओडिनोफेजिया। ठीक है, इसकी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है ओडिनोफेजिया के अंदर जो है वो हमें पेन फ़ील होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो डिस्फेजिया है वो 2 टाइप के हैं। पहले नंबर पे जो है वो है ओरोफैरिंजियल डिस्फेजिया, मतलब कि हमारे ओरोफैरिंक्स ओरल कैविटी के अंदर अगर डिस्फेजिया का प्रॉब्लम हो तो उसको हम ओरोफैरिंजियल डिस्फेजिया कहेंगे। अगर डिस्फेजिया जो है वो ईसोफेगस के लेवल पे हो तो उसे हम ईसोफेजियल डिस्फेजिया कहेंगे। ठीक है? तो अब हम पहले ओरोफैरिंजियल डिस्फेजिया पढ़ लेते हैं। ओरोफैरिंजियल डिस्फेजिया के अंदर क्या होता है कि डिफ़िकल्टी टू इनिशिएट swallowing मूवमेंट। हमें प्रॉब्लम होगी swallowing स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है? और इसके बाद ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ? चोकिंग के साथ और एस्पिरेशन के साथ, फूड इनटू लंग्स और नोज़ल रिगर्जिटेशन के साथ। ठीक है? अब होता क्या है कि हम इसके काज़ेज़ क्या हैं? ओरोफैरिंजियल डिस्फेजिया के काज़ेज़ पढ़ लेते हैं। ओरोफैरिंजियल डिस्फेजिया के काज़ेज़ जो है वो न्यूरोलॉजिकल भी है और स्ट्रक्चरल भी है। ये हमारे पास न्यूरोलॉजिकल काज़ हैं, जिसके अंदर हमारे पास बल्बर पाल्सी आती है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं बल्बर पाल्सी की। सीडो बल्बर पाल्सी आती है। ये तस्वीर है सीडो बल्बर पाल्सी की। और इसके अलावा जो है मायस्थीनिया ग्रेविस है, स्ट्रोक है, ये सारे काज़ेज़ जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल काज़ हैं। अब स्ट्रक्चरल काज़ के अंदर क्या है, हमारे पास ओरल कैंसर आ गया और ज़िंकस डाइवर्टिक्युलम आ गया। अब देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल काज़ है। देखें कि ये हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस के जस्ट नीचे ये एक पाउच बन गया है। इस पाउच को हम कहते हैं ज़िंकस डाइवर्टिक्युलम। और ओरोफैरिंजियल कार्सिनोमा से भी क्या होता है कि हमारी जो है वो डिफ़िकल्टी टू सालो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है? लेकिन बात आपको याद ये रखनी है कि ये स्ट्रक्चरल काज़ है। मोस्टली एमसीक्यूज़ के अंदर पूछते हैं कि भाई व्हिच वे ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रक्चरल काज़ ऑफ ओरोफैरिंजियल डिस्कैफेजिया। तो उसके अंदर जो है वो आपको इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ होगा। उसके बाद हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए हमारे पास वीडियो फ्लोरोस्कोपी है, ये भी बीसीक्यूज़ आता है मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है? अब हम बात करेंगे ईसोफेजियल डिस्फेजिया की। ईसोफेजियल डिस्फेजिया के अंदर क्या होता है कि स्टिकिंग सेंसेशन ऑफ फूड आफ्टर swallowing। हम खाना निगलते हैं, खाना निगलने के बाद जो है वो हमें महसूस होता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो हमें लग रही है। तो स्टिकिंग सेंसेशन महसूस होती है इसोफेगस के अंदर, ठीक है? अब ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन जो है वो डिस्फेजिया का होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सॉलिड के लिए भी और लिक्विड के लिए, दोनों के लिए मतलब कि प्रॉब्लम होता है निगलने में। लेकिन बनस्पत लिक्विड के सॉलिड के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना? ये बात याद रखनी है। उसके बाद एक बात आपको लाज़मी याद रखनी है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन हो, उसके लिए हम जो है वो डायग्नोसिस ऑफ चॉइस जो होती है वो एंडोस्कोपी होती है, ठीक है? और उसके बाद अगर हमें वो बात समझ में ना आए और उसके अंदर जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी हम बायोप्सी लेते हैं। लेकिन बात आपको याद रखनी है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन के लिए हम एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं। और जो मोटिलिटी डिसऑर्डर होते हैं, उनके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो 2 टेस्टें यूज़ करते हैं, एक मोनोमीट्री एंड दूसरी बेरियम सालो, ठीक है? अगर मोटिलिटी डिसऑर्डर हुआ तो हम उसके लिए मोनोमीट्री और बेरियम सालो करवाएँगे और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन है तो उसके लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि ईसोफेजाइटिस क्या है? ठीक है, ईसोफेजाइटिस किसको कहते हैं? ये ईसोफेजाइटिस लिखा हुआ है। अगर ईसोफेजियल डिस्फेजिया हो प्लस में
ओडिनोफेजिया हो तो उसको हम कहते हैं ईसोफेजाइटिस। ठीक है? अब इसके काजेज़ क्या हैं? एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव काज है, दूसरा है मोटिलिटी डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर जो है वो स्ट्राइचर्स हैं, ईसोफेजियल वेव्स हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये है स्ट्राइचर्स की, ठीक है तस्वीर। क्या है स्ट्राइचर? स्ट्राइचर किसे कहते हैं कि अगर ईसोफेगस के अंदर कहीं भी नैरोइंग हो जाए किसी भी पॉइंट पर, तो उसको हम जो है वो स्ट्राइचर कहते हैं, ठीक है? और ईसोफेजियल वेव्स किसे कहते हैं? ये आप देख सकते हैं म्यूकोसा के अंदर जो है वो ये एक किस्म की वेव बनी हुई है, ठीक है? इसको हम ईसोफेजियल वेव कहते हैं और रिंग्स भी बनती है, ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर के अंदर जो है वो रिंग्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं मोटिलिटी डिसऑर्डर की। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे पास 2 आते हैं, एक आता है एक्लेज़िया और दूसरा आता है हमारे पास डिफ्यूज़ ईसोफेजियल स्पाज़म, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं डिफ्यूज़ जो है वो एक्लेज़िया कार्डिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्लेज़िया कार्डिया को पढ़ लेते हैं। एक्लेज़िया कार्डिया जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर 3 मेजर जो है वो एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं। क्या-क्या होती हैं? पहली, इसके अंदर क्या होता है कि फेल्योर ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये आप तस्वीर देखें, इसके अंदर क्या है, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ठीक है? अब इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है कि ये रिलैक्स ही नहीं होता, ठीक है? इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, ए पेरिस्टालसिस, लॉस ऑफ पेरिस्टालसिस, ठीक है? नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है वो इसोफेगस, देन स्टमक और देन आगे मूव करता है। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो है ये पेरिस्टालसिस नहीं होती, ठीक है? और तीसरा जो काज़ है वो ये है कि इंक्रीज़ रेस्टिंग टोन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसकी अगर टोन इंक्रीज़ हो गई तो ये रिलैक्स नहीं होगा प्रॉपर्ली। तो ये 3 इसके काज़ेज़ हैं। पहला, फेल्योर ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स, दूसरा ए पेरिस्टालसिस और तीसरा क्या है कि इंक्रीज़ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस क्या है कि इट रिजल्ट फ्रॉम डीजनरेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन इन द माइनेट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है? अब क्या होता है कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं माइनेट्रिक प्लेक्सिस के अंदर, ठीक है? हमारे जो स्मूथ मसल है उसके अंदर 2 किस्म के प्लेक्सिस होते हैं, एक होता है माइनेट्रिक और दूसरा होता है ओरोबिचिस प्लेक्सिस। ये जो माइनेट्रिक प्लेक्सिस है, एम फॉर माइनेट्रिक, एम फॉर मोटिलिटी, ये मोटिलिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है? अब क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो रीजनरेशन हो जाती है न्यूरॉन्स की, ठीक है? अब दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होता है, इसके अंदर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड भी होता है, ठीक है? अब जैसे हमने बात की ऊपर के ये जो डीजनरेशन हो जाती है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की, तो यहाँ पर ये सेम लाइन बोल रहा है कि लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन द माइनेट्रिक प्लेक्सिस। अगर गैंग्लियोनिक सेल जो है वो जो है वो लॉस हो जाएँगे तो उसकी वजह से जो मोटिलिटी है वो भी लॉस हो जाएगी, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड लॉस हुआ तो क्या होगा? इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन, क्योंकि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ही रिलैक्सेशन करवाता है, ठीक है? अब इसके काजेज़ क्या हैं? सबसे पहला जो काज़ है वो इडियोपैथिक है, उसके बाद चगास डिज़ीज़ है, डायबिटिक ऑटोन्यूमिक न्यूरोपैथी है, अमाइलोइडोसिस है, सार्कोइडोसिस है और सीडोअक्लेज़िया है, ठीक है? सीडोअक्लेज़िया किसे कहते हैं कि अक्लेज़िया लाइक सिम्पटम होंगे, लेकिन जो है वो अक्लेज़िया खुद नहीं होगा। जैसे कि कैंसर है, ठीक है? कैंसर ऑफ द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है, इसको जो है वो हम सीडोएक्लेज़िया कहेंगे और इसको जो है वो हम मज़ीद आगे डिस्कस भी करेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली कि भाई एक्लेज़िया की जो है वो पैथोजेनेसिस क्या है, इसकी जो है वो सारी चीज़ें जो पढ़ ली, काज़ेज़ क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास पेशेंट कैसे आएगा, हमें क्या कहेगा कि जो है वो मुझे हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को एक्लेज़िया है? सबसे पहली बात ये है कि उसको पेशेंट को डिस्फेजिया होगा। पेशेंट प्रेज़ेंट करेगा डिस्फेजिया के साथ। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि डिस्फेजिया इज़ बोथ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स, दोनों का प्रॉब्लम होगा।
सॉलिड्स का भी प्रॉब्लम होगा, लिक्विड्स का भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तीसरी बात ये है कि इसके अंदर एज जो है वो मोस्टली 50 से बिलो होगी, ठीक है। बिलो 50 होगी तो हमें पता है कि बिलो 50 जो है वो कैंसर के काजेज़ कम होते हैं, तो यही काज़ हो सकता है। उसके बाद पेशेंट के अंदर वेट लॉस की हिस्ट्री होगी और नॉक्टर्नल कफ, रात के टाइम उसको खाँसी होगी, रिगर्जिटेशन की हिस्ट्री होगी, लेकिन इसके अंदर हार्ट बर्न की हिस्ट्री नहीं होगी। हार्ट बर्न डज़ नॉट अकर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर GERD थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर तो हो रहा है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जो है वो जो है वो क्लोज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो एसिड रिफ्लक्स तो ऊपर आएगा ही नहीं, अगर ऊपर नहीं आएगा तो हार्ट बर्न भी नहीं होगा, तो इसके अंदर हार्ट बर्न की हिस्ट्री नहीं होगी, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे डायग्नोसिस की कि हमें डायग्नोसिस कैसे करनी है, तो सबसे पहले जो है वो टेस्ट करवाते हैं, वो बेरियम सालो करवाते हैं। बेरियम सालों के अंदर जो है वो हमें बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस मिलती है। बर्ड की जो बीक है ना, इस तरह की जो है वो हमें अपीयरेंस मिलती है बेरियम सालों के ऊपर। और उसके बाद जो है वो हम एक दूसरी टेस्ट करवाते हैं मोनोमीट्री, ठीक है। अभी मैंने पीछे ही कहा था कि मोनोमीट्री जो टेस्ट है वो हम मोटिलिटी डिसऑर्डर्स के लिए करवाते हैं। तो ये मोनोमीट्री जो है वो कंफर्म करती है डायग्नोसिस, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। ये क्या करती है, ये हमें बताती है कि इंक्रीज रेस्टिंग टोन है या नहीं लोअर इसोफेजिक्स की, और डिक्रीज पेरिस्टालसिस इन द बॉडी ऑफ इसोफेगस है या नहीं, ठीक है। तो जिसके अंदर प्रॉब्लम होगा तो उसके अंदर डिक्रीज पेरिस्टालसिस भी होगी, और जो है वो इंक्रीज रेस्टिंग प्रेशर इन लोअर इसोफेगस जो है वो दोनों होगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है वो 2 तरीके का है। पहला फार्माकोलॉजिकल, और दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल। अब फार्माकोलॉजिकल के अंदर जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं हम एंडोस्कोपिक इंजेक्शन देते हैं बोटुलियम टॉक्सिन्स का, किसके अंदर? लोअर इसोफेगस के अंदर, ताकि वो रिलैक्स हो और खाना जो है वो ईज़िली इंटर हो सके। अब ये आप देख सकते हैं तस्वीर यहाँ पर, ये एक इसोफेगस है, यहाँ पर जो है वो नैरोइंग हो गई है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो है नीमोटिक डायलेशन। नीमोटिक डायलेशन मीन्स हम बैलून लेंगे, बैलून जो है वो एंडोस्कोपी के थ्रू एंटर करेंगे और यहाँ पर आगे डायलेट करेंगे, ताकि ये जो लोअर इसोफेजियस का जो स्फिंक्टर है वो डायलेट हो सके और खाना आ सके अंदर। तो ये नीमोटिक डायलेशन करते हैं। लेकिन इसका जो डेफिनिटिव ट्रीटमेंट है, जिसे हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं हेलर्स मायोटोमी, उसके थ्रू करते हैं। ये आप देख सकते हैं हेलर्स मायोटोमी, इसके अंदर क्या होता है कि जो हिस्सा खराब होता है, जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसी को ही हम निकाल देते हैं बाहर। तो ये इसकी जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे ये डिस्फेजिया एंड मोटिलिटी डिसऑर्डर के अंदर जो है वो डिस्फेजिया काज्ड बाय स्क्लेरोडर्मा एज फॉलोइंग नेमो जो है वो। अब ये है स्क्लेरोडर्मा की वजह से अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसके अंदर क्या होगा कि पेरिस्टालसिस डिक्रीज होगी, रेस्टिंग प्रेशर जो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का वो भी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर डिस्फेजिया जो है वो एक्लेजिया की वजह से हुआ, तो क्या होगा, उसके अंदर पेरिस्टालसिस भी डिक्रीज होगी, और रेस्टिंग लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज मिलेगा हमें, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? जाहिर सी बात है, इसोफेगस है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम रहता है, तो उसकी वजह से जो है वो इसोफेजियल कार्सिनोमा भी हो सकता है, सही है। और कैंडिडिया इसोफेजाइटिस भी हो सकता है, डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, एस्पायरेशन नमोनिया हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ये सारी जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये डिफ्यूज़ इसोफेजियल स्पाज़्म क्या है एंड नेट क्रैकर इसोफेगस क्या है। अब डिफ्यूज़ इसोफेजियल स्पाज़्म इसे कहते हैं कि जब हम ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि डिसऑर्डर व्हिच नॉर्मल पेरिस्टालसिस इज़ पीरियोडिकली इंटरप्टेड बाय हाई एम्पलीट्यूड नॉन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि पहले जो है वो नॉर्मली पेरिस्टाल्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन होती हैं, लेकिन जो है वो कुछ ऐसी हाई एम्पलीट्यूड नॉन पेरिस्टाल्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन होती हैं, जो हमें ये जो है हम एक्स-रे करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसके ऊपर जो है वो हमें ये मिलती हैं। ये देखें डिफ्यूज़ली है, कहीं पर ऐसे आकर फिर ऐसे आकर, मतलब कि पूरा इसोफेगस जो है वो इन्वॉल्व हुआ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं
एपिसोडिक पेन चेस्ट पेन के साथ आएगा ये, और ये जो है पेन मिमिक करेगा एंजाइना के जैसा। ट्रांजिएंट जो है डिस्फेजिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, डिस्फेजिया। और उसके बाद जो है इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जब हम बेरियम स्वेलो करवाएंगे तो वो हमें उसके अंदर जो है वो हमें क्रोशेक अपीयरेंस जो है वो मिलेगा। ये जो है वो बीसीक्यूज है, आपको याद रखना है। उसके बाद मोनोमीट्री करते हैं तो उसके अंदर जो है वो रिपीटेटिव हाई एम्पलीट्यूड कॉन्ट्रैक्शन मिलती हैं, कितनी, 400 से 500 मिलीमीटर ऑफ एचजी की। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेट क्रैकर इसोफेगस है। नेट क्रैकर इसोफेगस क्या है? इट इज द कंडीशन इन विच द एक्सट्रीमली फोर्सफुल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी लीड टू एपिसोडिक चेस्ट पेन एंड डिस्फेजिया। इसके अंदर क्या होता है? एक्सट्रीमली फोर्सफुल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होती है और चेस्ट पेन के साथ आता है डिस्फेजिया की हिस्ट्री होती है। जब हम मोनोमीट्री करवाते हैं तो उसके अंदर हमें हाई स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक वेव मिलती है ग्रेटर देन 180 मिलीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? इसकी ट्रीटमेंट जो है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रेट्स एंड नीमोटिक डायलेशन एंड सर्जिकल मायोटोमी। ये सारी ट्रीटमेंट है।